Start. Okay, guys. Now we will देखते हैं growth of the 18th and 19th and early century scholar administrator. देखो 18th century में scholar administrators आए, 19th century में आए, 20th century में आए, उनकी क्या contribution थी, ठीक है, emergence में, growth में, development में, anthropology में. तो इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने ट्राइबल स्टडीज में और कास्ट स्टडीज में कैसे कंट्रीब्यूट किया, किस तरह से उन्होंने कंट्रीब्यूशन दी. ठीक है. ओके गाइस, तो ये इसको देखने के लिए अब जैसे मानते हैं हम ये आ गया देन ग्रोथ ऑफ इमरजेंस. अब जैसे देखते हैं अगर हम इंडियन एंथ्रोपोलॉजी को डिवाइड करें तो इसकी 3 फेसेस में इसको डिवाइड करते हैं. एक होता है फॉर्मेटिव फेज, एक होता है कंस्ट्रक्टिव फेज और उसके बाद आता है एनालिटिकल फेज. में 4 फेजेस हैं, चौथा आ गया एवोल्यूशन फेज. तो 4 फेसेस में इंडियन एंथ्रोपोलॉजी को डिवाइड किया गया है. तो ठीक है. तो फॉर्मेटिव फेज में अगर हम बात करें, सबसे पहले क्या हुआ था, आपको याद होगा कि हिस्ट्री में आप पढ़ते होंगे, सर विलियम जॉन्स थे. उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल सेटअप की थी. ठीक है. तो उसके बाद बड़े सारे मिशनरीज आए, बड़े सारे स्कॉलर्स आए जिन्होंने ट्राइबल स्टडीज की, क्योंकि उनका मकसद था कि ब्रिटिश का एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे हम सुधार सकें, कैसे कॉलोनीज को मैनेज कर सकें. उसके लिए इन्होंने ट्राइबल्स की एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडीज़ की, डिफरेंट ट्राइब्स की स्टडी की, जैसे टोडास ट्राइब है उसकी स्टडी की. ठीक है. रेड क्लिफ ब्राउन ने अंडमान आइलैंडर्स की स्टडी की. ओके. देन टोडास ऑफ नीलगिरी हिल्स की स्टडी की गई एंथ्रोपोलॉजिस्ट के द्वारा, WH.R. वाइजर ने. उसके बाद ये बड़े सारे फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन फेज आया. कंस्ट्रक्शन फेज में क्या हुआ कि एक जो है सोशल एंथ्रोपोलॉजी जो है वो बॉम्बे यूनिवर्सिटी में सोशल एंथ्रोपोलॉजी का सब्जेक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया. उसके बाद फिर कलकत्ता यूनिवर्सिटी में सोशल एंथ्रोपोलॉजी का सब्जेक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया. उसके बाद कलकत्ता यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी बना. कहाँ पे बना? डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी सबसे पहले कलकत्ता यूनिवर्सिटी में बना. अब उसके बाद कंस्ट्रक्शन फेज में एन.एम. श्रीनिवासन ने स्टडी की. मैसूर में मैरिज सिस्टम की स्टडी की, फैमिलीज की स्टडी की मैसूर में. ठीक है. N.K. बोस ने स्टडी की. तो ठीक है. उसके बाद H.S. रिसले ने रेशियल ग्रुप्स की स्टडी की. फिर गुहा ने भी रेशियल ग्रुप्स की स्टडी की. SS सरकार ने रेशियल सर्वे किया. फिर उसके बाद एनालिटिकल फेस आता है जिसमें हम सैक्रेड कम्प्लेक्स की स्टडी होती है, संस्कृताइजेशन की स्टडी होती है, वेस्टर्नाइजेशन की स्टडी होती है. एम.एन. श्रीनिवासन द्वारा LP विद्यार्थी सैक्रेड कम्प्लेक्स की स्टडी करते हैं, ट्राइबल कास्ट कॉन्टिन्यूम की स्टडी FG बैली करते हैं. ठीक है. और इवेल्यूशन के फेस में भी बड़ी सारी जो है वो क्रिटिकली जो है ना, एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है वो दूसरे के वर्क को क्रिटिकली उसको एनालाइज करने लगे. ठीक है. अर्बन एंथ्रोपोलॉजी का फेज आया इसमें. अब याद रखना, एवोल्यूशन फेज में अर्बन एंथ्रोपोलॉजी का फेज आया जो कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट था. अब देखिए, अब एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने कौन कौन से हैं. जो जॉन हटन है, उन्होंने जो है वो कास्ट की स्टडी की. ठीक है. उन्होंने नागास की स्टडी की. फिर सी वी एफ हेमनडॉर्फ थे. उन्होंने जो है डिफरेंट देखो कास्ट्स की स्टडी की. इन्होंने क्या किया, मैं बताता हूँ. लैंड ऑफ द गुरखास, इन्होंने द मैन हु हंटेड हैट्स द नागास ऑफ असम, उनके बारे में इन्होंने उनकी पब्लिकेशन लिखी क्रिस्टोफर एफ हेमनडॉर्फ ने. देखो बैरियर एल्बिन जो थे ना, बैरियर एल्बिन, इन्होंने भी
मिशनरी वर्क, एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज़ की इंडिया में, ठीक है। तो बैगा ट्राइब की स्टडी की, बैगा ट्राइब मध्य प्रदेश में है। ये बड़ी सारी ट्राइब्स की स्टडी हुई इंडिया में, ठीक है। बैका हो गया, नागास हो गया, इन्होंने ठीक है। फिर टोडास हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद पीजेंट सोसाइटीज़ की स्टडी की इन्होंने, ठीक है। फिर उसके बाद रॉबर्ट फ्रूस बूटे आए, उन्होंने भी टूल्स को एस्टेब्लिश किया, स्टडी किया, ठीक है। तो इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी उसमें आते हैं, एस सी रॉय आते हैं। ये इन्होंने, एस सी रॉय ने भी स्टडी की, ठीक है। एस सी रॉय ने स्टडी की। तो उसके बाद एन के बॉस है, इन्होंने भी स्टडी की। एस सी रॉय है, एम एन श्रीनिवासन है, इन्होंने स्टडी की। तो डी एन मजूमदार है, इन्होंने स्टडी की। तो इन्होंने काफ़ी इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिन्होंने डिफरेंट फील्ड में, किसी ने ट्राइब्स की स्टडी की, किसी ने पीसेंट की स्टडी की, किसी ने विलेज स्टडीज़ की, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें आती हैं। और उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो हम देखते हैं इसमें अ, ओके, ये आ गया हमारा। उसके बाद आता है सिग्निफिकेंस ऑफ विलेज स्टडी इन इंडिया। विलेज को स्टडी करना बहुत ही अनिवार्य था, क्योंकि विलेज के हमने ट्रेडिशनल विलेज स्टडी, अब सिग्निफिकेंस क्या थी विलेज स्टडीज़ की। विलेज स्टडीज़ में अगर हम बात करें तो मैक्टिम मैरियट थे, इन्होंने विलेज स्टडी की। इन्होंने किशनगढ़ ही विलेज स्टडी की। मैक्टिम मैरियट ने किशनगढ़ी नाम का विलेज है, और इन किशनगढ़ी विलेज में इन्होंने लिटिल ट्रेडिशन और ग्रेट ट्रेडिशन के बारे में स्टडी किया। तो इनको रूरल कॉस्मोपॉलिटनिज्म के बारे में स्टडी की। तो एम एन श्रीनिवासन ने भी जो है वो विलेज स्टडी की, ठीक है। सी मैक्की मेरिट ने स्टडी की, एम एन श्रीनिवासन ने विलेज स्टडी को। तो हमें सोशल रियलिटी का पता चलता है। इंडियन सिस्टम है, इंडिया जो है वो कम से कम 70% पॉपुलेशन इंडिया की विलेज में रहती है। तो सोशल सिस्टम क्या है, किस तरह सा नेटवर्क है विलेजेस का आपस में, इंडिविजुअल का आपस में, ग्रुप्स का आपस में, और सोशल स्ट्रक्चर हम स्टडी करते हैं विलेज का, कि उनका वहाँ पे इंस्टीट्यूशन कैसे हैं, स्टेटस के बारे में स्टडी करते हैं, रूल्स के बारे में स्टडी करते हैं। अब डिफरेंट सेटलमेंट पैटर्न्स आते हैं विलेज में। रेक्टेंगुलर पैटर्न आता है, लीनियर पैटर्न आता है, स्ट्रेट स्टार शेप पैटर्न आता है, देन नेबुलर पैटर्न आता है, सर्कुलर पैटर्न आता है, सेमी कंपैक्ट आता है, कंपैक्ट आता है, डिस्पर्स सेटलमेंट आती है। तो ये पैटर्न जो है वो चेंज आ रहे हैं। अग्रेरियन रिलेशन है, इस तरह से है इंडियन विलेज में, क्योंकि इंडियन विलेज मैक्सिमम इंडियन पॉपुलेशन जो है वो विलेज में रहती है और एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं। और एग्रीकल्चर को, विलेज को स्टडी करने के लिए एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को स्टडी करना बहुत ज़रूरी था। पहले जो प्री कॉलोनियल फेज में था, जो था लैंड जो था वो सब्जेक्ट होता था, वो अब वो स्टेट के साथ होती थी, किंग के पास होती थी लैंड। वही पोजीशन उसका पोजीशन जो है वो लैंड का वो राजा के पास होता था। कॉलोनियल रूल में ब्रिटिश ने रेवेन्यू सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, लैंड रेवेन्यू सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। इन्होंने एग्रीकल्चर को एक कमर्शलाइज किया। तो इन्होंने दो सोशल क्लासेस बनाई, एक लैंड लॉर्ड्स और एक पीजेंट्स। लैंड लॉर्ड्स जो थे, द रिलेशन बिटवीन दीज टू क्लासेस वेर ऑप्रेसिव, वेर इन द फॉर्मर, एक ऑप्रेस करने वाले थे और लेटर जो थे ऑप्रेसर्स थे। पीजेंट्स और लैंड लॉर्ड्स दो सोसाइटीज इन्होंने कॉन्स्टिट्यूट करी। तो पोस्ट कॉलोनियल फेज में क्या हुआ कि एफर्ट्स करेंगे कि किस तरह से एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जाए, और जो सोशल रिलेशन है रूरल लैंडलॉर्ड्स और पीजेंट्स में, उसको जो है वो कूल डाउन किया जाए, उसको जो है वो डाइल्यूट किया जाए, ताकि इतना वो ना हो, एक्सप्लॉयटेशन ना हो पीजेंट्स का। तो
अब देखो, प्राइवेट प्रॉपर्टी उस टाइम पे होती ही नहीं थी। तो ब्रिटिश राज के टाइम में इन्होंने रॉयट बैरी सिस्टम लागू किया, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम लागू किया, महालवारी सिस्टम लागू किया। उसके बाद इन्होंने देखो, उसके बाद जब इंडिया का ग्लोबलाइजेशन का इंडियन विलेजेस पे क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन आने से मॉडर्नाइज्ड हुए, विलेजेस में नई टेक्नोलॉजी आई, लिटरेसी रेट इम्प्रूव हुआ, अर्बनाइजेशन आई, लोग माइग्रेट करने लगे, इंडस्ट्रीज सेटअप हुई, तो उससे जनरेशन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुई। तो ये ग्लोबलाइजेशन का ये इम्पैक्ट था। अब ठीक है, ओके। उसके बाद देन लैंग्वेज एंड वेरियस रिलीजियस मिनॉरिटीज़। तो वो सब कम्युनिटीज़ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशनड है अंडर आर्टिकल, उनको हम बोलते हैं रिलीजियस मिनॉरिटी एज वेल एज लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज़। तो हम तो हम तो इसमें देखो, लीगल प्रोविजंस है, इनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन है, लीगल प्रोविजन है। अब देखो, जो नेशनल कमीशन है मिनॉरिटीज़ का, माइनॉरिटीज एक्ट 1992, तो वो जो भी कम्युनिटी नोटिफाई की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो कम्युनिटी वो माइनॉरिटी कम्युनिटी बन जाती है। जैसे मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख्स है, बुद्धिस्ट है, जैन रिलीजन है, ये सारे के सारे माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं। ठीक है। तो ओनली तो माइनॉरिटी आइदर लिंग्विस्टिक्स डिटरमिन ओनली बाय द रेफरेंस टू द ज्योग्राफी ऑफ द स्टेट। तो हम ज्योग्राफी, स्टेट की ज्योग्राफी को कंसिडर करके किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन को नहीं देखेंगे। हम उस ज्योग्राफी की जो स्टेट की ज्योग्राफी है उसकी उसकी ज्योग्राफी को स्टडी करके हम बता सकते हैं कि जो कम्युनिटी है वो माइनर है क्या मेजॉरिटी में है। तो इनके लिए फंडामेंटल राइट्स भी हैं, तो इनके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता कोई ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट। ठीक है। तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है एम्प्लॉयमेंट में, तो इनके लिए 25 है, 26 है, ये सारे आर्टिकल्स हैं इनके लिए। ठीक है। तो इनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सेटअप कर सकते हैं। ठीक है। तो और इनके जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाता है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब सोशियो इकोनॉमिक सिनेरियो, अब देखें तो सोशियो इकोनॉमिक सिनेरियो ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी। अब देखिए, जो इतने इनमें एडवांस नहीं है, अर्बनाइज्ड नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, इलिट्रेशन ज़्यादा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जॉब नहीं है इनमें। और अभी भी इनका जो है फर्टिलिटी रेट जो है वो इनका जो है वो लोएस्ट है फर्टिलिटी रेट। तो जेन्स अर्बनाइज तो हैं, तो बट ये मुस्लिम्स जो हैं वो हिंदू से ज़्यादा अर्बनाइज्ड हैं, सिख्स ज़्यादा अर्बनाइज्ड हैं। तो और इंडिया जो है एक प्लूरल सोसाइटी है, बहुत सारी मेजर रिलीजन्स हैं, वो बहुत सारे फॉलोअर्स हैं रिलीजन्स के। ठीक है। तो वुमेन का स्टेटस जो है वो बड़ा ही इतना अच्छी कंडीशन नहीं है। तो लिटरेसी रेट जो माइनॉरिटी कंपनीज की है वो भी कम है। हेल्थ जो इन्फेक्ट एंड मोर्टालिटी चाइल्ड इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टालिटी रेट्स जो है वो हाइयर है माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ में। ठीक है। तो अब इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो कहाँ किस तरफ जा रहा है, नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ बढ़ रहा है। तो प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस करते हैं, फर्टिलिटी रेट कम है, तो सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस है, चाइल्ड सेक्स रेशो वो लो है, डिक्लाइनिंग सेक्स रेशो है, फीटिसाइड है, तो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है ये। तो ये मोस्टली कुछ एग्रीकल्चर सेक्टर में है, तो इतना वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इनका इतना हाई नहीं है। ठीक है। तो ये सारी उसके बाद लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज़ आती हैं। तो वो लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज़ हम उनको बोलते हैं जो कि मेजर लैंग्वेज स्पोक नहीं करते, मेजर लैंग्वेज के अलावा और दूसरी लैंग्वेज स्पोक करते हैं। जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन लैंग्वेज स्पीक करती है वो लैंग्वेज ना स्पीक करके दूसरी लैंग्वेज को स्पीक करें, दैट इज लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज। तो
इनके भी एडमिनिस्ट्रेटिव, इनके लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के एजुकेशन के, क्योंकि माइनॉरिटीज़ एजुकेशन माइनॉरिटीज़ के लिए कोई एजुकेशन लेवल जो है माइनॉरिटी माइनॉरिटी लैंग्वेज में इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है। इनकी रिप्रेजेंटेशन, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी बड़ी इतनी हाई लो है, और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स भी हैं, क्योंकि जो है ट्रांसलेटर्स नहीं है अवेलेबल, एजुकेशनिस्ट नहीं है जो कि माइनॉरिटी लैंग्वेज में, मदर टंग लैंग्वेज में एजुकेशन इनको प्रोवाइड कर सके। तो ये सारी चीज़ें हैं लिंग्विस्टिक एंड माइनॉरिटीज़ को फेस करते हैं। उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं, देखते हैं आगे। देन नेक्स्ट इज नेक्स्ट टॉपिक का आता है इन डिजाइन इंडिजिनस एंड एक्सोजेनियस प्रोसेस ऑफ सोशियो कल्चरल चेंज, जिसको हम संस्कृताइजेशन बोलते हैं। ये वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, ये कंसेप्ट जो दिया था वो दिया था एम एन श्रीनिवासन ने। तो इन्होंने कहा था कि संस्कृताइजेशन हो गया कि जब लोअर कास्ट के लोग जो है अपर कास्ट के लोगों का रिचुअल्स, ट्रेडिशंस उनके वो अपनाए। वेस्टर्नाइजेशन हो गया कि जब हम वेस्टर्न के रिचुअल्स, उनके कल्चर्स, उनके फेस्टिवल्स को इनकॉर्पोरेट करें अपने कल्चर में, दैट इज कॉल्ड वेस्टर्नाइजेशन। तो मॉडर्नाइजेशन का हो गया कि अर्बनाइजेशन हो रही है, टेक्नोलॉजी का इनकॉर्पोरेशन हो रहा है, एजुकेशन लेवल बढ़ रही है, जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। तो ये सारा कंसेप्ट जो था ये एक्सोजेनियस प्रोसेस है, सोशियो कल्चरल चेंजेस हम सोसाइटी में बता सकते हैं वेस्टर्नाइजेशन से, संस्कृताइजेशन से, मॉडर्नाइजेशन से। अब लिटिल ट्रेडिशन, ग्रेट ट्रेडिशन का कंसेप्ट दिया था एलपी विद्यार्थी ने। तो इन्होंने कृष्णगढ़ी का नाम की विलेज है वहाँ, जो तुम वहाँ उनको स्टडी किया। तो इन्होंने कहा कि तो लिटिल ट्रेडिशन जब ग्रेटर ट्रेडिशन में मर्ज हो जाता है उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सलाइजेशन, और जब ग्रेटर ट्रेडिशन लिटिल ट्रेडिशन में मर्ज हो जाता है उसको हम बोलते हैं पेरोकुलाइजेशन। तो ये यूनिवर्सलाइजेशन, पेरोकुलाइजेशन का कंसेप्ट भी एलपी विद्यार्थी ने दिया है। तो अब आगे हम बढ़ते हैं पंचायती राज एंड सोशल मीडिया। अब मीडिया सोशल चेंज, मीडिया भी अवेयरनेस जनरेट कर रहा है, प्रॉब्लम्स को उनकी प्रॉब्लम्स को हाईलाइट कर रहा है, गवर्नमेंट तक उनकी प्रॉब्लम्स को पहुंचा रहा है, और जो है गवर्नमेंट उन प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड कर रही है और एक सॉल्यूशन भी उनकी प्रॉब्लम्स को दिया जा रहा है, चाहे वो सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो उनकी, चाहे वो उनका न्यूट्रिशनल लेवल की माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो, चाहे वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की प्रॉब्लम हो, चाहे वो चाइल्ड टू डिक्लाइनिंग सेक्स रेशो की हो, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट की हो या अंडर एम्प्लॉयमेंट की हो, चाहे वो और अदर प्रॉब्लम हो। तो इन प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करके मीडिया एक एक पब्लिक ओपिनियन बनाने में मदद कर रहा है, एक अवेयरनेस लेवल करने में, क्रिएट करने में हेल्प कर रहा है, डिपार्टमेंटल स्कीम्स का अवेयर कर रहा है मीडिया इन लोगों को। तो पंचायती राज देखो, 73rd जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई तो पंचायती राज सिस्टम आ गया रूरल एरिया में। अब पंचायती राज एक्सटेंशन हो गया है ट्राइबल एरिया में। तो 3 टायर सिस्टम है पंचायती का। तो उसमें फाइनेंशियल पावर्स दे दी गई हैं पंचायत को। ये इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं सैनिटेशन की, देन रोड की, देन एजुकेशन की, तो ये प्रॉब्लम्स वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स को ठीक करते हैं। इनको फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया में इनको फंड्स प्रोवाइड करता है, सेंटर से इनको फंड्स प्रोवाइड होते हैं। तो ये रूरल डेवलपमेंट करते हैं। ग्राम सभास हैं, नगर पंचायत हैं, पंचायत समिति हैं, तो ये डेवलपमेंट कैरी आउट करते हैं। डीएम जो है वो रूरल एरिया पंच सरपंचस के कोलैबोरेशन से प्लान चेकआउट करते हैं और उन प्लान्स की एग्जीक्यूशन करते हैं एट द ग्रास रूट लेवल। तो ये सारा या वो आता है पंचायती राज में। देन ट्राइबल सिचुएशन इन इंडिया, बायोजेनेटिक वेरिएबिलिटी, लिंग्विस्टिक एंड सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन।
देन ट्राइबल सिचुएशन इन इंडिया, बायोजेनेटिक वेरिएबिलिटी। अब बायोजेनेटिक वेरिएबिलिटी, हाँ, जेनेटिक वेरिएशन तो पाई जाती है ट्राइबल पॉपुलेशन में। तो इनकी आइसोलेशन, आपने पढ़ा होगा, आइसोलेशन की वजह से उनमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी पाई जाती है। उनमें माइल्ड न्यूट्रिशन की वजह से, म्यूटेशन की वजह से जेनेटिक वेरिएबिलिटी अक्सर देखी जाती है ट्राइबल पॉपुलेशन में। जैसे डिसऑर्डर्स भी, जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी उनमें देखने को मिलते हैं। देन एक और चीज़ मैंने आपको बतानी थी जेनेटिक वेरिएबिलिटी में, कि किस तरह से जैसे सिकल सेल एनीमिया जो ट्राइबल पॉपुलेशन में ज़्यादा देखने को मिलता है, और ये मलेरिया से रेजिस्टेंट होते हैं। मलेरिया का इन पे असर नहीं होता है। लिंग्विस्टिक एंड सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जो इनकी लैंग्वेजेस है, इनकी लैंग्वेजेस में आती हैं मुंडरी स्पीकर्स, ये स्पीक करते हैं लैंग्वेज जैसे संथली, टोडास, देन मुंदरी, देन किन्नौरी, देन नागास, खासीस। तो ये सारी इनकी लैंग्वेज है। इनकी बड़ी सारी लैंग्वेज जो है वो एक्सटिंक्ट होने की कगार पे है। तो इनको गवर्नमेंट को चाहिए कि इनकी लैंग्वेज में ही इनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, ताकि ये बेटर तरीके से एजुकेशन को अपने सिस्टम में इनकॉर्पोरेट कर सकें। तो सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, तो देखो, एक तो ये एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड हैं, एग्रीकल्चर का काम करते हैं। पैस्टोलिज्म है इनमें, पैस्टोलिज्म करते हैं। फिर नोमैडिज्म है इनमें, नोमैडिज्म है इनमें, और पेस्टोलिज्म प्रैक्टिस करते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट ये प्रैक्टिस करते हैं। टोडास पेस्टोलिस्ट है। ऑनजस जो है वो हंटिंग एंड गैदरिंग कम्युनिटी है। देन आर्ट एंड क्राफ्ट कम्युनिटी भी प्रैक्टिस करते हैं, जैसे ओजास हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट कम्युनिटीज़ हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं जो कि प्रैक्टिस करती हैं। तो ठीक है। अब जैसे खासीज है वो जुम कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते हैं। नागालैंड भी जुम कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते हैं। किन्नौरी ये भी जुम कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते हैं। लद्दाखीस हो गए। तो ये सारे जो है वो सोशो इकोनॉमिक इनकी करेक्टरिस्टिक्स में कवर होता है ट्राइबल पॉपुलेशन के। और इनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो हर जगह है, सेंट्रल इंडिया में है, नॉर्थ इंडिया में है। खासीस हो गया, खासास हो गया, बेगास हो गया, टोडास हो गया, चिकचूस चेंगचूस हो गया, नायर्स हो गया। तो बड़े सारे ट्राइबल ग्रुप्स इंडिया में प्रेजेंट है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, तो मैंने बड़े सारे ट्राइब्स के नाम आपको बताए हैं। तो उसके बाद आ गया पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी। लैंड एलिनेशन की इनकी प्रॉब्लम है। बेघर हो जाते हैं जब कोई डैम सेटअप की जाती है। तो डैम सेटअप करने से इनको वहाँ से डिस्प्लेस किया जाता है, और इनको प्रॉपर रिहेबिलिट करना, इनका बहुत रिहेबिलिटेशन इनकी नहीं हो पाती, क्योंकि फॉरेस्ट के साथ इनका अटैचमेंट होता है। तो ये सिटी में एडजस्ट करना इम्पॉसिबल के बराबर होता है। और इनको चाहिए कि गवर्नमेंट उधर ही अगर फॉरेस्ट से निकाला है तो दूसरे फॉरेस्ट में इनको एडजस्ट कर देना चाहिए। इनको लैंड एलिनेशन की प्रॉब्लम है। एनक्रोचमेंट हो जाती है हायर कास्ट पीपल के द्वारा। पॉवर्टी है क्योंकि एजुकेशन नहीं है, मोर्टेलिटी रेट है, मेल न्यूट्रिशन है, तो उसकी वजह से पॉवर्टी है। इंडेप्टेडनेस है, क्योंकि जब पॉवर्टी है तो लैंड एलिनेशन है तो इंडेप्टेडनेस ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो ये लोन जब ले लेते हैं हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट से उसको चुका नहीं पाते, तो इंडेप्टेडनेस उनमें आ जाती है। लिटरेसी रेट जो है इनकी लो है। एजुकेशन फैसिलिटीज इनकी स्कूल्स इनके एरिया ट्राइबल एरियाज में बहुत ही कम है, और सिटी में भी आते नहीं है, जंगलों से जो बाहर निकलते नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है। अनएम्प्लॉयड है, कहीं अगर है प्रैक्टिस कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की बड़ी पोर है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की इनको प्रॉब्लम है, न्यूट्रिशन इनके माल न्यूट्रिशन है इनमें। तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जैसे डैम है, चाहे नेशनल पार्क बनाती है गवर्नमेंट, जब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाती है तो इनको रिहेबिलिट किया जाता है, दूसरी जगह में इनको शिफ्ट किया जाता है। तो इनका ट्राइबल के ऊपर, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। रिहेबिलिटेशन से बड़ी इनको प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि फॉरेस्ट से ये अलग हो जाते हैं, गरीब हो जाते हैं, फिर ये इंडेपेंडेंस में आ जाते हैं, डिफॉल्टर बन जाते हैं, अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। ठीक है, लिटरेसी तो लेवल इनकी और ज़्यादा लो हो जाती है।
ठीक है। तो ये इन प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करना, मीडिया अगर हाईलाइट करती है तो गवर्नमेंट तक इनकी प्रॉब्लम्स को पहुंचाती है। तो मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी लिमिट तक इनकी जो समस्याएं हैं वो ठीक हो सकती हैं। तो अब फॉरेस्ट पॉलिसी एंड ट्राइबल्स, देखो फॉरेस्ट को पहले जब फॉर इनके पहले कॉलोनियल से पहले ट्राइब्स फॉरेस्ट में ही वो अपना लिवलीहुड अर्न करते थे, वहीं पे प्रैक्टिस करते थे शिफ्टिंग कल्टीवेशन। जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने इनको ट्राइबल्स को वहाँ से हटा दिया, तो ये वहाँ लैंड से बेघर हो गए। फिर इनके इनके राइट्स सारे छीन लिए गए। फिर गवर्नमेंट जब इंडिपेंडेंस के बाद फिर इनको फॉरेस्ट राइट्स दिए गए 2006 में। तो अब ये वहाँ से माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है वो अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी लिवलीहुड के लिए इस्तेमाल ये कर सकते हैं। तो अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन का देखो असर पॉजिटिव भी हुआ है, कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली भी है, लेकिन कुछ लोग वहाँ से इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से ये लैंड एलिनेशन भी हुई है इनको, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड डेप्रिवेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो हाँ, प्रॉब्लम तो है ही है, सेम लैंड एलिनेशन की प्रॉब्लम है, फिर एजुकेशन की प्रॉब्लम है, माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, फिर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की इनकी प्रॉब्लम है, अंडर एम्प्लॉयमेंट की इनकी प्रॉब्लम है, इंडेप्टनेस की इनकी प्रॉब्लम, पॉवर्टी की इनकी प्रॉब्लम है, लो लिटरेसी की इनकी प्रॉब्लम है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड दिए हैं इनको, शेड्यूल ट्राइब्स है, शेड्यूल ट्राइब्स इनको रिजर्वेशन है पंचायत में, पार्लियामेंट में, है ना, स्टेट लेजिस्लेचर में। शेड्यूल कास्ट को भी, शेड्यूल ट्राइब्स को भी इनके लिए इनको फ्री एजुकेशन है, इनको स्कॉलरशिप फैसिलिटीज़ हैं, इनको जॉब में रिजर्वेशंस हैं इनकी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स तो हैं ही हैं। काफ़ी कंडीशन इनकी इम्प्रूव हुई है, और इम्प्रूव होने काफ़ी इम्प्रूव हुई है, और भी आगे इम्प्रूव होएगी। तो डेमोक्रेटिक, जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं ट्राइबल्स के लिए, व्हीकल्स के लिए, जैसे रिजर्वेशंस हैं शेड्यूल ट्राइब्स की पंचायत में, चाहे स्टेट लेजिस्लेचर्स में। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात कर लें, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात कर लें, एक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज है, गवर्नर्स के पास पावर्स हैं, एक्सक्लूसिव पावर्स हैं। और इनको जैसे एडमिनिस्ट्रेशन और शेड्यूल, सिक्स शेड्यूल है इनके लिए, फिफ्थ शेड्यूल, सिक्स शेड्यूल में इनको इनके लिए अलग से इनको इनको इनकी इनकी डेवलपमेंट फंड्स इनको दिए जाते हैं, इनको इनकी डेवलपमेंट के एरियाज़ की डेवलपमेंट की जाती है, ट्राइब्स की डेवलपमेंट की जाती है, चाहे वो रोड की डेवलपमेंट हो, चाहे वो स्कूल्स की डेवलपमेंट हो, चाहे वो हेल्थ फैसिलिटीज़ की डेवलपमेंट हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। अब क्या होता है कि जब अनरेस्ट भी रहता है ट्राइबल्स के लोगों में, रीजनलिज्म, नागास, जैसे छत्तीसगढ़ की एग्जांपल ले लो, झारखंड की एग्जांपल ले लो। तो ये चीज स्टेट्स बनी थी रीजनलिज्म की वजह से, क्योंकि ये अपने जहाँ लोकेलिटी के साथ अटैच्ड होते हैं, फॉरेस्ट के साथ अटैच्ड होते हैं, तो ये चाहते हैं कि हमें ऑटोनॉमी दी जाए, हमें हमें रीजनलिज्म, जैसे उत्तराखंड जो स्टेट बनी, छत्तीसगढ़ जो स्टेट बनी, ये एग्जांपल है रीजनलिज्म का। तो अभी भी डिमांड्स आ रही हैं, जैसे बोडोलैंड, नागालैंड, सब अलग सेपरेट स्टेट लैंड डिमांड कर रहे हैं। तो क्योंकि इनकी प्रॉब्लम्स को काफ़ी टाइम तक सुना नहीं गया, तो ये चाहते हैं कि हमारी अलग स्टेट होएगी तो हम अलग से अपनी प्रॉब्लम्स को हम बेटर तरीके से, हम अपनी प्रॉब्लम्स को हम डेवलप, अपने आप को डेवलप जो है वो कर पाएंगे अच्छे तरीके से। तो हिंदुइज़्म है, फिर ये जैनिज़्म है, क्रिश्चियन, ये ट्राइबल सोसाइटीज़ के ऊपर क्या असर पड़ा, ये हमने पढ़ा, ठीक है ना। तो हिंदुइज्म का क्या असर पड़ा, बुद्धिज्म का क्या असर पड़ा, क्रिश्चियनिटी का क्या असर पड़ा, इस्लाम ने इनको, बड़े सारे ट्राइब्स इस्लाम में कन्वर्ट हो गए, कुछ क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गया, कुछ बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए। कास्ट के लेके इनको कास्टिज्म अडॉप्ट किया इन्होंने, इनको ने उनके रिचुअल्स फॉलो किए, फेस्टिवल्स को फॉलो किया, ठीक है। बुद्धिज्म ने कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट था, जो कास्ट से जो ट्राइब एक्सप्लॉइटेड थे वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए। तो इनकी मिशनरीज जो
थे क्रिश्चियन मिशनरीज, इनके लिए स्कूल सेटअप किए, इनके लिए हेल्थ इंस्टीट्यूशन सेटअप किए। इस्लाम में कुछ कन्वर्ट हो गए तो ये इनको लगा कि हम वहाँ पे जाएंगे तो हमारा जो स्टेटस है वो इम्प्रूव होएगा, तो वहाँ से एक रिलीजन से एक्सप्लॉइट हो गए, इन्होंने दूसरे रिलीजन को अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, तो ये है सारा इम्पैक्ट हिंदुइज्म का, बुद्धिज्म का, क्रिश्चियनिटी का, इस्लाम का और ट्राइबल्स का, ट्राइबल सोसाइटीज़ के ऊपर। अब देखो ट्राइबल कम्युनिटीज़ इन इंडिया का कंपैरेटिव स्टडी करें, बिल्कुल, तो किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन हुई ट्राइबल एरियाज़ की, ट्राइबल पॉलिसीज़ की, प्लान्स की, प्रोग्राम्स की या इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, एनजीओस ने किस तरह से डेवलपमेंट की, ये सारा कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स है और बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जैसे हम देखते हैं किस तरह से इनकी जो है वो डेवलपमेंट हुई है। लेट अस सी, और थोड़ा सा इसमें मैं आपको एक अच्छे से एक ओवरव्यू आपको मैं दे दूंगा, बड़ा अच्छे तरीके से आपको टॉपिक की समझ आ जाएगी और टॉपिक आपको मैं बड़ा ही ब्यूटीफुल तरीके से। अब जैसे एंथ्रोपोलॉजी का क्या रोल है, देखो ट्राइबल के रूरल डेवलपमेंट में। एंथ्रोपोलॉजी देखो, एंथ्रोपोलॉजी ने क्या किया, एंथ्रोपोलॉजी ने कल्चर को, इनके कल्चर्स को स्टडी किया, ट्राइबल के इश्यूज को स्टडी किया और उनके इश्यूज को एड्रेस किया। ठीक है, और जैसे इथनोग्राफिक स्टडी की, ठीक है, इथनोग्राफिक स्टडी की, सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट्स को स्टडी किया। ठीक है, तो ट्राइबल सोशल स्ट्रक्चर एंड कल्चर को स्टडी किया इन्होंने। ठीक है, इन्होंने कहा कि ट्राइबल की अपने राइट्स होने चाहिए, अपने वेलफेयर होने चाहिए। इन्होंने कहा कि ट्राइबल का की जो जैसे हर्ब्स की नॉलेज है, इनको इनको मेडिसिन की नॉलेज है, तो इनका क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। जो इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम है, ट्राइबल नॉलेज है जो, उसका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर इन्होंने कहा होना चाहिए। इन्होंने एडवोकेट किया कि ट्राइबल की हेल्थ केयर के ऊपर की सोचना चाहिए, मेडिसिन का सोचना चाहिए, इथनो मेडिसिन के ऊपर कहा, इनका हेल्थ जो इनक्वालिटीज़ है उसको एड्रेस किया इन्होंने। ठीक है, तो ट्राइबल एजुकेशन में इन्होंने कंट्रीब्यूट किया, इन्होंने स्किल डेवलपमेंट के ऊपर कंट्रीब्यूट किया। ठीक है, तो ये सारे, तो ये इसमें एंथ्रोपोलॉजी के रोल हैं ट्राइबल डेवलपमेंट में। तो अब जैसे चैलेंजेस भी आते हैं, इसमें चैलेंजेस आता है, ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया चैलेंजेस है, रेजिस्टेंस चैलेंजेस है। ठीक है, और अब कल्चर को प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं तो कभी कई बार क्या होता है, डेवलपमेंट की आड़े में वो आ जाता है। अब ग्लोबलाइजेशन से भी काफ़ी चीज़ें जो है वो बेटर हुई हैं। ठीक है, अब रूरल डेवलपमेंट में क्या है एंथ्रोपोलॉजी का रोल। एंथ्रोपोलॉजी ने देखो विलेज की स्टडीज़ की, मैकिम मेरिट ने विलेज की स्टडी की, एस सी दुबे ने की, एम एन श्रीनिवासन ने की, रेशियल स्टडीज़ हुई। ठीक है, तो इन्होंने सोशल स्ट्रक्चर को स्टडी किया, कास्टिज्म को स्टडी किया। तो इन्होंने कहा कि पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट होनी चाहिए, कम्युनिटी की एंगेजमेंट होनी चाहिए, एडवोकेट किया कि इन्होंने एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने कम्युनिटी को एम्पावर करना चाहिए। इन्होंने भी यही कहा कि इंडिजिनस जो नॉलेज सिस्टम है उसको इंटीग्रेट करना चाहिए। ठीक है, सोशल इनक्वालिटीज़ को एड्रेस किया। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि पॉलिसी जो होनी चाहिए वो कल्चरली सेंसिटिव होनी चाहिए, डेवलपमेंट पॉलिसी जो है वो कल्चरली सेंसिटिव होनी चाहिए। ठीक है, तो और एवेल्यूएशन किया, उसको कहा कि प्रोग्राम का प्रॉपर एवेल्यूएशन होना चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए। वो चैलेंजेस क्या हैं, चैलेंज ये होता है कि डेवलपमेंट के गोल्स कुछ और होते हैं, लोकल इंटरेस्ट कुछ और होते हैं, तो ब्यूरोक्रेटिक इसमें भी वही चैलेंज हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब अब कंट्रीब्यूशन क्या है एंथ्रोपोलॉजी का रीजनलिज्म में, कम्युनलिज्म में, एथनिक एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स में। तो अब देखो अब क्या होता है कि रीजनलिज्म क्या चीज़ है। रीजनलिज्म होती है कि अपने रीजन की तरफ अटैचमेंट का हो जाना, स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टूवर्ड्स वंस रिलीजन, वंस रीजन। अब देखो डिफरेंट मूवमेंट्स कौन कौन से हैं। कई ने कहा कि हमें ऑटोनॉमी दे दो, कई ने कहा कि हमें फुल स्टेटहुड दे दो, कई ने कहा कि हमें सेपरेटिज्म के ऊपर एडवोकेट किया, जैसे कई ने कहा सेशनिज्म के ऊपर, सेक्शनिज्म के ऊपर फोकस किया, जैसे जो फंडामेंटलिस्ट ग्रुप है जम्मू कश्मीर में, ठीक है, उल्फा है असम में, खालिस्तान मूवमेंट है, ये सारे सेशनिज्म के एग्जाम्पल्स हैं।
अब सेपरेटिज्म सेपरेटिज्म के लिए जैसे डिमांड फॉर बॉडोलैंड इन असम, ठीक है, ये सेपरेटिज्म की एग्जांपल है। फुल स्टेटहुड, जैसे कुछ है वो कह रहे हैं कि हमें फुल स्टेटहुड दे दो, मणिपुर कहती है कि हमें फुल स्टेटहुड दे दो, हिमाचल प्रदेश को भी फुल स्टेटहुड मिली थी, ठीक है, मणिपुरों को मिली थी फुल स्टेटहुड। तो जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो भी कहती हैं कि हमें फुल स्टेटहुड दे दी जाए, दिल्ली का डिमांड है फुल स्टेटहुड की। तो ये रीजनल मूवमेंट्स हैं। तो रीजनल ऑटोनॉमी की बात करते हैं, जैसे लद्दाखीज हैं वो रीजनल ऑटोनॉमी की बात करते हैं। तो ठीक है, तो ऑटोनॉमी की बात करते हैं, जैसे कुछ रीजनल पार्टीज हैं, चाहे वो अकाली दल है पंजाब में, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है जम्मू कश्मीर में, चाहे वो डीएमए के है तमिलनाडु में। तो ये रीजनल ऑटोनॉमी की बात करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये हम वो डाल सकते हैं कि किस तरह से रीजनलिज्म को अंडरस्टैंड करने में एंथ्रोपोलॉजी हेल्प करता है। उसके बाद आता है एंथ्रोपोलॉजिकल। एंथ्रोपोलॉजी कहता है कि इसको इन इन प्रॉब्लम को इनके कल्चरली कंटेक्स्ट में इसको स्टडी करना चाहिए, इसको कास्ट को, रीजन को, कल्चर को स्टडी करना चाहिए, इनको हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में इन चीज़ों को स्टडी करना चाहिए, जोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट में इन चीज़ों को स्टडी करना चाहिए, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में इन चीज़ों को स्टडी करना चाहिए। तो ये चीज़ें लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट में इनको स्टडी करना चाहिए, ठीक है। अब कम्युनिज्म में क्या कंट्रीब्यूशन है, कम्युनिज्म क्या होती है कि तो ये क्या होता है कि इसमें होता है कि सस्पिशंस का होता है, थोड़ा सा फियर का होता है, फिर थॉट फीलिंग होती है टुवर्ड्स जो दूसरे रिलीजियस जो कम्युनिटीज़ होती हैं उनके खिलाफ, उनके लिए थोड़ा सा डर का माहौल होता है, जिसको मतलब कम्युनलिज्म। तो आइडियोलॉजी है बेसिकली कि सोसाइटी जो है वो डिफरेंट कम्युनिटीज़ में डिवाइड की गई हैं, जो उनके इंटरेस्ट जो हैं वो भी डिफर करते हैं, दैट इज़ कम्युनलिज्म। तो एंथ्रोपोलॉजिकल क्या होती है कि अब एंथ्रोपोलॉजी कैसे अंडरस्टैंड करता है कम्युनलिज्म को। एंथ्रोपोलॉजी बताता है कि जो कम्युनिटीज़ हैं वो जो इकोनॉमिकली प्रोग्रेस नहीं है, तो साइकोलॉजिकल रीज़न भी है, वो अपने आप को समझते हैं कि हमें 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 जो है वो प्रेजुडिस हो रही है हमारे ऊपर, हमारे खिलाफ हेट्रेड का फीलिंग है हमें, ठीक है। तो डिविज़न पॉलिटिक्स है। तो हिस्ट्री ऑफ तो कम्युनल राइट्स है पुराने टाइम में, तो उसकी वो भी कहते हैं कि वो भी एक डर का माहौल, कम्युनिस्ट फीलिंग को वो आगे बढ़ाते हैं। मीडिया भी सेंसेशनल न्यूज़ देके तो फीलिंग ऑफ कम्युनलिज्म को बढ़ाता है। तो कल्चरली कम क्लैशेस होते हैं, कम्युनल क्लैशेस होते हैं जगह जगह पे, वो भी एंथ्रोपोलॉजी कैसे उसको कंटेन करना है, तो उसमें एंथ्रोपोलॉजी स्टडी करता है, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी कल्चरली स्टडी करता है, सोशली स्टडी करता है, फील्ड स्टडी करता है। तो ये सब चीज़ें स्टडी करके वो इसको एड्रेस करने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो कम्युनलिज्म इसकी बड़े सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अब एथनिक एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स पहले हमने पढ़ा कम्युनलिज्म, उसमें हमने पढ़ा रीजनलिज्म, फिर आता है एथनिक एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स। अब एथनिक एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स में भी है जो एथनिकसिटी क्या होती है। एथनिकसिटी होती है कि अपने आप को, मतलब एक सोशल आइडेंटिफिकेशन है अपने आप को, कि हम लोकल के बेस पे या नेशनल आइडेंटिटी के बेस में हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। इसमें एथनिसिटी होती है, जैसे एथनिक जैसे सिमिलरिटीज़ भी हो सकती हैं, डिफरेंसेस भी हो सकती हैं कम्युनिटीज़ में ऑन द बेसिस ऑफ रेस के बेसिस पे, है ना, फिजिकल फीचर्स के बेस पे, कल्चर के बेस पे, लैंग्वेज के बेस पे, ठीक है। तो ये एथनिक मूवमेंट्स, एथनिक मूवमेंट्स की हम बात करें जैसे अ, ठीक है। और पॉलिटिकल मूवमेंट्स को हम अगर हम स्टडी करें तो पॉलिटिकल ऑटोनॉमी की बात करते हैं कि पॉलिटिकली हमें ऑटोनॉमी चाहिए, जैसे तेलंगाना स्टेट बन गई आंध्र प्रदेश से निकल के, तो वो एक एग्जांपल है पॉलिटिकल मूवमेंट की, ठीक है। डीएमके इनकी, ये डीएमके है, या फिर और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो रीजनल पार्टीज हैं, या फिर टीएमसी है वेस्ट बंगाल में, तो ये इनका ये पॉलिटिकल मूवमेंट अकाली दल है। तो इनका कहीं ना कहीं ये इनका इनके जो आइडियोलॉजी है पॉलिटिकल मूवमेंट हम कह सकते हैं, ठीक है। तो
इसमें ये होता है कि पॉलिटिकली ही ज़्यादा मूवमेंट होता है ये, बट मास को जो है वो ऑटोनॉमी में इतना वो नहीं होता, लेकिन जब पॉलिटिकली जैसे autonomy, the desi argue this high the tribal just have a desire to integrate themselves into the wider, जो ट्राइब्स हैं वो चाहते हैं कि हमारे नेशनल जो मेन स्ट्रीम नेशनलिज्म है हम उनके साथ एसोसिएट हो जाएं। तो पॉलिटिक्स में रीजनलिज्म भी है, कम्युनलिज्म भी है, तो मीडिया भी इसमें रोल प्ले करता है। तो एथनिक मूवमेंट्स हैं, पॉलिटिकल मूवमेंट्स हैं, तो एंथ्रोपोलॉजी इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। इसको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है, इनको सोशली कल्चरली चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है एंथ्रोपोलॉजी। तो तभी इन चीज़ों को एड्रेस करने में एंथ्रोपोलॉजी जो है वो सक्सेसफुल मानी गई है। ओके गाइस, ओके गाइस, सो दिस वाज ऑल अबाउट एंथ्रोपोलॉजी। चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें गाइस।